साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप सभी साथी से गुजारिश है कि पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और साथ में आप लोग भी जवाब देते चलें, और जो भी इम्पोर्टेंट बात हो ना उसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। तो ये रहा आज के सेशन का पहला प्रश्न, और आप लोग भी साथ में जवाब दीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि काकोरी कांड के मुख्य योजनाकार कौन थे। बताइए, जो काकोरी कांड हुआ था उसके मुख्य योजनाकार कौन थे। क्या आपका भगत सिंह था, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर सुभाष चंद्र बोस। आप फटाफट जवाब दीजिए। इस बीच कुछ बातें आप लोग को बता देते हैं कि काकोरी कांड से अगर पूछे कि कब हुआ था ये घटना, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 9 अगस्त। कब साथियों? 9 अगस्त। और कब? 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड वाला घटना। ठीक है। अगर इसमें से पूछा गया है कि इसके मुख्य योजनाकार कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्य योजनाकार राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुख्य योजनाकार थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ से कुछ बातें और ध्यान रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ और कौन कौन इस कांड में थे, तो आप लोग को नाम याद रखना है। क्या एक नाम थे? क्या? चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? एक चंद्रशेखर आज़ाद, एक आपका राम प्रसाद बिस्मिल, और एक क्या थे? अशफाक उल्ला खां। क्या साथियों? अशफाक उल्ला खां। इन तीनों नाम को आप लोगों को याद रखना है। अशफाक उल्ला खां। देखिए, एक आपका क्या हो गया? राम प्रसाद बिस्मिल, एक हो गया आपका चंद्रशेखर आज़ाद, और एक आपका क्या? अशफाक उल्ला खां। ये टोटल ये तीनों क्या किए थे? आपका काकोरी जो कांड हुआ था, काकोरी कांड में इन तीनों का मेन रोल था साथियों। और पूछ ले कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को। तो चलिए बढ़ेंगे यहाँ से अगले सवाल की ओर। ये था आज के सेशन का पहला सवाल। चलिए एक के बाद बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये रहा दूसरा सवाल, आप लोग जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि किस गवर्नर जनरल के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था। बताइए, किस गवर्नर जनरल के समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हुआ था। क्या लॉर्ड डलहौजी के समय में, या फिर लॉर्ड कर्जन के समय में, या लॉर्ड माउंटबेटन के समय में, या फिर साथियों लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। तो फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। तो यहाँ से ना कुछ बातें आप जान लीजिए कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, ये कैसा कानून है। इस कानून के बारे में ना सारांश में कुछ बातें आप लोग को बताते हैं। देखिए, आप लोग जानने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसके अनुसार क्या होता था कि किसी भारतीय रियासत के राजा की मृत्यु बिना वारिस की हो जाती थी। ठीक है। देखिए, अगर ना कोई भी अगर रियासत होता था, अगर वहाँ का राजा का अगर मृत्यु हो गया, वहाँ का राजा का अगर मृत्यु हो गया, और उसका क्या था साथियों? वारिस नहीं होता था। अगर उसका वारिस नहीं होता था तो उस रियासत को क्या कर लिया जाता था? उस रियासत को आपका जो आपका कौन सा वो था? EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था? EIC, जिसको बोलते ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या करता था? उसको शामिल कर लिया जाता था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका कौन सा नियम था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये आपका लागू हुआ था किस गवर्नर जनरल के समय में? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी 2 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 2 के बाद धीरे धीरे से तीसरे सवाल की ओर। ये रहा तीसरा सवाल, जवाब दीजिए कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। साथियों जवाब दीजिए कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। क्या आपका बिहार में हुआ था, या बंगाल में हुआ था, या उड़ीसा में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। देखिए, बिहार में आपको पता है यहाँ पे ना 3 कठिया व्यवस्था लागू हुआ था। कौन सा? 3 कठिया व्यवस्था बिहार में लागू हुआ था साथियों। इस बात को आप जानते हैं। तो देखिए, नील विद्रोह जो है ना, ये आपका कब कहाँ पे? बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? किस राज्य में लागू हुआ था? बंगाल में लागू हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कब साथियों? तो 1859 से लेकर के 1860 के बीच में। कब? 1859 से 60 के बीच में आपका कौन नील विद्रोह आपका कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। हुआ क्या था ना कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल के लोगों को, बंगाल के किसानों को नील की खेती जबरदस्ती करने बोलता था साथियों। तो इसी वजह से वहाँ के किसानों, वहाँ के लोगों ने क्या किया? 1859 से 60 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसको क्या नाम दिया गया? नील विद्रोह। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा चौथा सवाल, जवाब दीजिए कि बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था। बताइए, बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था। क्या 1952 में, या फिर 1968 में, या फिर 1977 में, या फिर 1980 में। साथियों जवाब दीजिए कि बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपका कब हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1968 में। कब? 29 जून 1968। कब साथियों? 29 जून। आप डेट याद रखिएगा। 29 जून 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहाँ पे? अपना बिहार में। ठीक है साथियों।
साथियों। और यहाँ से ये बात भी जान लीजिए कि आर्टिकल 356 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके तहत, आर्टिकल 356 के तहत राज्य में अगर क्या लगाया जाए, राज्य में क्या लगाया जाए साथियों, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 356 के तहत। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर। ये रहा 5वां सवाल, जवाब दीजिए कि बिहार विभाजन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए बिहार विभाजन दिवस कब मनाते हैं, क्या हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, या 15 अगस्त को, या फिर 1 नवंबर को, या फिर 2 अक्टूबर को। देखिए साथियों यहाँ पे हुआ क्या था ना कि बिहार और ओडिशा, पहले देखिए बिहार प्लस ओडिशा, बिहार और ओडिशा ये आपका क्या हो गया था, ये आपका बंगाल से अलग हुआ था। बिहार और ओडिशा किससे, बंगाल से। ये आपका टूट के किससे अलग हुआ साथियों, बंगाल से। इस बात को आपको समझा दे रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिहार और ओडिशा एक साथ मिलकर के वो किससे, बंगाल से अलग हुआ। कब, 22 मार्च 1912 को। कब साथियों, 22 मार्च 1912 को बिहार और ओडिशा किससे, बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, बिहार विभाजन दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार विभाजन दिवस 22 मार्च को। फिर आगे चल के क्या हुआ साथियों, फिर आगे चल के आप ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1936। कब, 1 अप्रैल 1936। आप ये डेट याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1936। इस दिन क्या हो गया आपका, बिहार से ना ओडिशा अलग हो गया। बिहार से ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 5 नंबर सवाल का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 की ओर। ये रहा 6ठा सवाल, जवाब दीजिए आप लोग कि डीएनए की द्विकुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। बताइए डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी। क्या साथियों वाटसन और क्रिक ने की थी, या फिर न्यूटन और पास्टर ने, या फिर जे थॉमसन ने, या फिर रदरफोर्ड ने। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि द्विकुंडली यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की किसने खोज की थी। तो देखिए डीएनए का ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का खोज कौन किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन साथियों, वाटसन और क्रिक ने किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी 6 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 7, आप लोग भी साथ में जवाब दीजिएगा कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का जीवन काल होता है। बताइए आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, क्या 60 दिनों का होता है, या 90 दिनों का, या 120 दिनों का, या 150 दिनों का। तो साथियों देखिए आरबीसी के बारे में ना कुछ बातें और आप जान लीजिए जो आपके एग्जाम में सीधे आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए आरबीसी के बारे में अगर आप जानिएगा तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम एरीथ्रोसाइट। क्या साथियों, एरीथ्रोसाइट इसका नाम है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नाम एरीथ्रोसाइट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। साथियों इसका अगर निर्माण की बात करें, क्या बोले इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आपको घबराना नहीं है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ साथियों, अस्थि मज्जा। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और इसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, तो स्प्लीन को बोला जाता है। किसको साथियों, स्प्लीन को इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। इन सभी बातों को आरबीसी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों देखिए इसका जीवन काल पूछा था, तो इसका जीवन काल क्या हो जाएगा, 120 दिन का हो जाएगा। कितना, 120 दिन का हो जाएगा। यानी 7 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर। ये देखिए 8वां प्रश्न देखिए क्या है कि ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है। बताइए ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है, क्या ब्लू व्हेल मछली है, या फिर सरीसृप है, या फिर समुद्री स्तनपायी है, या फिर साथियों उभयचर है। फटाफट आप लोग बताइए कि ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है। तो साथियों देखिए उभयचर किसको बोलेंगे, जो आपका ना स्थल और जल दोनों जगह में रहता है। उभयचर साथियों ये जो आपका जल प्लस स्थल जो दोनों जगह रह सके उसको क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ब्लू व्हेल जो है ये आपका समुद्री स्तनपायी है। क्या साथियों, समुद्री स्तनपायी। जैसे हम लोग भी क्या है साथियों, हम लोग भी क्या है, इस बात को आप लोग को जवाब देना है कि हम लोग किस वर्ग में आते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए साथियों सरीसृप जिसको रेप्टिलिया वर्ग बोला गया है, और मछली साथियों ये आपका सांस किसकी सहायता से लेता है, तो गिल्स की सहायता से। इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 9 आपके सामने में। जवाब दीजिएगा
कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl शरीर के किस अंग में बनता है। साथियों, क्या वो आपका छोटी आंत में बनता है या फिर बड़ी आंत में बनता है या अमाशय में बनता है या यकृत में बनता है। देखिए HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कहाँ बनता है हमारे शरीर में, आमाशय में बनता है। कहाँ साथियों, आमाशय यानी पेट में बनता है। अब देखिए इसका काम क्या है कि जो भोजन ना आमाशय में आता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। ये किस में साथियों, अम्लीय माध्यम में ये आपको बदलने का काम करता है। और आप जानिए कि इस HCl को ना एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम साथियों, कीटाणुनाशक। किस नाम से, कीटाणुनाशक के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेगा सर क्यों, तो देखिए होता क्या है ना कि आप जो भोजन करते हैं उसके साथ जो भी कीटाणु आपके पेट में चले जाता है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देने का काम करता है। अब देखिए यहाँ से एक बात और जान लीजिए आप कि छोटी आंत जो है ना, यहाँ पे आपका भोजन पूरी तरह से पच जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। बताइए कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। तो देखिए आपने एक ट्रिक याद रखिएगा, एक क्या होता है आपका पानी में घुलनशील, क्या होता है पानी में घुलनशील, और एक क्या होता है वसा में घुलनशील। एक वसा में घुलनशील और एक पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील को क्या बोलते हैं, कीड़ा। वसा में घुलनशील को याद रखने का तरीका ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, कीड़ा। और पानी में घुलनशील कौन बचा आपका, बी और सी। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब आपका क्या है, वसा में घुलनशील है। और बी और सी जो है साथियों ये आपका पानी में घुलनशील है। तो आपको सवाल पूछा था कि पानी में घुलनशील क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वसा में पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर। ये रहा 11वां सवाल। आप लोग जवाब दीजिए कि चकला बेलन आंदोलन किससे जुड़ा था। देखिए चकला बेलन, चकला और बेलन, जिसमें ये बेलन जिससे आप रोटी को बेलते हैं और चकला जिसमें आप रोटी को जिसमें रोटी को रखा जाता है साथियों, यानी रोटी को रख के जिसमें आप बेलते हैं ना उसको क्या बोलता है, चकला बेलन। तो चकला बेलन आंदोलन किससे जुड़ा था, क्या ये आपका असहयोग आंदोलन से जुड़ा था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था या फिर साथियों नमक सत्याग्रह आंदोलन से या फिर स्वदेशी आंदोलन से। तो आप लोग को बताते चले कि असहयोग आंदोलन साथियों ये आपका 1942 में चलाया गया था। कब, 1942 में, आपको याद होगा। और सॉरी असहयोग नहीं, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में साथियों। कब, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन है साथियों ये 1942 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए नमक सत्याग्रह साथियों ये जो आंदोलन है, इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन से आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, यानी 1930 में जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो आपका नमक सत्याग्रह से ही शुरुआत हुई थी साथियों। तो देखिए चकला बेलन जो आंदोलन है ना वो किससे जुड़ा है, तो आपका नमक सत्याग्रह से ही जुड़ा है। एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तभी घर की जो महिलाएं थी वो लोग क्या की थी, वो लोग चकला और बेलन को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ ना रोड पर उतर आई थी, इसलिए इसको ना चकला बेलन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो 11 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर। ये रहा 12वां सवाल, जवाब दीजिए कि 1857 की क्रांति में बिहार के में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, इसी को बोला जाता है 1857। इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहा जाता है साथियों। तो देखिए 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपको पूछा है बिहार में किसने किया था। क्या बाबू कुंवर सिंह ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने या फिर रानी लक्ष्मीबाई ने या फिर तात्या टोपे ने। बताया साथियों बिहार में किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति में बिहार में अगर नेतृत्व की बात बोले तो आपका हो जाएगा कौन, बाबू कुंवर सिंह। कौन साथियों, बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए आपका बाबू जो कुंवर सिंह है ना ये कहाँ से थे, इसका घर कभी कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा इसका घर कहाँ है साथियों, जगदीशपुर। कहाँ पे, जगदीशपुर, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहाँ साथियों, जगदीशपुर इसका घर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से ना बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं कि कौन से स्थान से यानी कौन से क्षेत्र से कौन इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं साथियों। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर के ना इन सभी बातों को नोट करते हुए चलिएगा। जैसे देखिए आपका झांसी से, कौन, झांसी। कहाँ साथियों, झांसी से अगर बोलेगा कि झांसी से किसने नेतृत्व किया था तो कौन साथियों, वही रानी लक्ष्मीबाई। कौन साथियों, झांसी से नेतृत्व कौन किया था 1857 के विद्रोह का, आपका रानी लक्ष्मीबाई। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए झांसी के बाद आप लिख लीजिएगा कानपुर। कहाँ साथियों, कानपुर से अगर आपको पूछ दे कि कानपुर से कौन नेतृत्व किया था तो आपको लिख लेना है कि कानपुर से कौन, आपका नाना साहेब और तात्या टोपे। कौन साथियों, नाना साहेब, नाना साहेब और कौन उसके साथ, तात्या टोपे। और कौन, तात्या
तोपे साथियों, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तात्या टोपे ये आपका कहाँ से, कानपुर से किया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। अब देखिए यहाँ से ना और भी पूछते हैं, एक आपका क्या हो गया, झांसी हो गया, एक आपका क्या हो गया, कानपुर हो गया, और क्या पूछ सकते हो, दिल्ली भी पूछ सकते हैं क्या, कि दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। कौन, बहादुर शाह जफर। कौन साथियों, बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा, दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर। अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी सवाल पूछ दे तो आपको मिस नहीं करना है साथियों। झांसी से कौन, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन, नाना साहेब और तात्या टोपे। दिल्ली से कौन साथियों, आपका बहादुर शाह जफर। और भी आप नोट कर लीजिए, जैसे लखनऊ से भी पूछा जाता है। कहाँ से साथियों, लखनऊ से पूछा जाता है कि लखनऊ से कौन नेतृत्व किया था, तो आपका लखनऊ से लिख लीजिए साथियों, बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल। इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लखनऊ से कौन नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल। एक और आप लिख लीजिए साथियों, एक और आप लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। जैसे बरेली से अगर पूछ दे आपको कि बरेली से कौन नेतृत्व किया था, तो आप लिख दीजिएगा बरेली से कौन, आपका खान बहादुर खान। कौन साथियों, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ये आपका कहाँ से नेतृत्व किए थे, आपका बरेली से। अब देखिए यहाँ से अगर कोई भी सवाल आपको पूछ दे, आपको बोल देगा कि बताइए बिहार से कौन नेतृत्व किया था, एक बार सबको आप लोग साथ में बोलिए कि बिहार से कौन नेतृत्व किया था, बाबू कुंवर सिंह। अगर आपको बोल दे कि झांसी से कौन नेतृत्व किया था, तो आपका झांसी से, रुकिएगा कलर बदल लेते हैं, झांसी से कौन नेतृत्व किया था, तो आपका रानी लक्ष्मीबाई। अगर कानपुर से पूछ ले साथियों तो नाना साहेब और तात्या टोपे। अगर दिल्ली से पूछ ले, दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था, तो बहादुर शाह जफर नेतृत्व किए थे। और लखनऊ से कौन नेतृत्व किया था आपका 1857 की क्रांति का, तो आपका साथियों बेगम हजरत महल। अगर पूछते बरेली से कौन किया था, तो आपका खान बहादुर खान। इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बाहर के बाद बढ़ते हैं अब 13वां सवाल की ओर। ये रहा 13वां सवाल, आप लोग जवाब दीजिए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बताइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। साथियों फटाफट बताइए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा ना आपका भगत सिंह दिया था। कौन साथियों, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 13 के बाद बढ़ेंगे 14वां प्रश्न की ओर। देखिए 14वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है, बताइए। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है, आपको बताना है साथियों। क्या आपका 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1948। बताइए भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। तो साथियों इसको अपनाने का तिथि क्या है आपका, 26 जनवरी 1950। कब साथियों, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, इसको अपनाया गया था। कब साथियों, 26, रुकिएगा एक सेकंड, नहीं 26 जनवरी 1950 को ना इसको अपनाया नहीं बल्कि इसको ना लागू किया गया था। इसको अगर लागू की बात बोले साथियों तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, आपको ध्यान रखना है। और अगर बोले अपनाने का सवाल पूछा है तो अपनाने का क्या हो जाएगा साथियों, 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। कब, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान जो है, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949। एक बार सब कोई कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में सबको एक बार लिख दीजिए कि अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को आपको पता है इस दिन क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। क्या मनाते हैं साथियों, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस इसी दिन हम लोग मनाते हैं साथियों। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। तो चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। ये रहा 15वां प्रश्न, जवाब दीजिए कि महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी। बताइए महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की। देखिए साथियों हुआ क्या कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 21 साल बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौटा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे कि भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था, तो आपका चंपारण आंदोलन ही था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1917 में हुई थी। और ये कहीं और नहीं बल्कि अपना प्यारा बिहार में, अपना प्यारा बिहार का कौन सा जिला, तो चंपारण जिला। एक्चुअल में हुआ क्या था साथियों कि वहाँ के किसानों पर ना अंग्रेजों द्वारा एक कानून लगाया गया था जिसको क्या बोला गया, 3 कठिया व्यवस्था। यानी अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था लागू किया गया था, जिसके तहत किसानों के पास अगर 20 कट्ठा जमीन था तो उसमें से उसको हर हाल में 3 कट्ठा पर
नील की खेती करनी पड़ती थी। साथियों चाहे वो चाहे या फिर ना चाहे ज़बरदस्ती भी उसको 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था। तब साथियों एक किसान, उन सभी किसानों में से एक किसान जिसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला। क्या साथियों, राजकुमार शुक्ला। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी को कौन सा किसान बुलाने गया था, तो ध्यान रखिएगा कौन साथियों, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने गया था। ठीक है साथियों, उस समय कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये आपका कौन, राजकुमार शुक्ला पहुंचा था। वहीं पे इसकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। तब गांधी जी को सारी बातें बताए, तब जाकर के गांधी जी आपका चंपारण आया था। फिर वहाँ पे जाकर के साथियों महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन है साथियों, और ये सफल भी हुआ था। तो चलिए बढ़ेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर। देखिए 16वां सवाल क्या है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है साथियों, क्या दहन है या फिर नाभिकीय संलयन है या फिर नाभिकीय विखंडन है या फिर रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है ना, वो आपका नाभिकीय क्या है, संलयन है। क्या साथियों, नाभिकीय संलयन है, वो आपका सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या, नाभिकीय संलयन। और चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 17। जवाब दीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन यानी 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। क्या साथियों, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, या फिर समाजवादी शब्द को, या फिर पंथ निरपेक्ष शब्द को, या फिर लोकतंत्र शब्द को। बताइए किस शब्द को जोड़ा गया था 42वें संशोधन में, किस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो साथियों बताइए किस शब्द को जोड़ा गया था। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, जो आपका साथियों क्या है, आपका जो धर्मनिरपेक्ष है, क्या साथियों, धर्मनिरपेक्ष और आपका क्या साथियों, समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, इन दोनों बातों को जोड़ा गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा कौन कौन साथियों, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, इन दोनों बातों को 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 के बाद बढ़ेंगे 18वां प्रश्न की ओर। साथियों 18वां प्रश्न देखिए कि मानव शरीर में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। बताइए मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होगा। क्या पीएच मान 6.8 होगा या 7.4 होगा या 8.0 होगा या 7.0। साथियों फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा। आप लोग को बताते चलें कि ये जो 7.0 है ना साथियों, ये आपका किसका पीएच मान होता है, ये आपका शुद्ध जल का, किसका साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल बोले या फिर वर्षा जल, क्या साथियों, शुद्ध जल बोले या फिर वर्षा जल बोले, उसका पीएच मान कितना हो जाता है आपका, 7.0 हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोला था कि रक्त का पीएच मान बोला है ना साथियों, तो रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा आपका, 18 नंबर सवाल का जवाब होगा 7.4 हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4। अगर यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि दूध का पीएच मान जो आपको एग्जाम में सीधे पूछ दिए जाते हैं वो आपका कितना 6.5 होता है लगभग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर। ये रहा 19वां सवाल। जवाब दीजिए कि कंप्यूटर में जो सीपीयू का पूरा नाम क्या है। बताइए कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है उसका पूरा नाम क्या है। क्या सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंप्यूटर पर्सनल यूनिट या फिर सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। साथियों सीपीयू जो होता है इसका पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम। यानी 19 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 19 के बाद बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर। ये रहा 20वां सवाल। जवाब दीजिए आप लोग कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। बताइए मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या छोटी आंत है या बड़ी आंत है या फिर अमाशय है या मलाशय है। तो साथियों देखिए मानव शरीर में ना पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग अगर बोले तो आपका छोटी आंत हो जाता है। कौन, छोटी आंत जो है ये मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। अब यहाँ से छोटी आंत के बारे में जान लीजिए। अगर आपको पूछे कि भोजन जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पचता है तो आपका कहाँ साथियों, छोटी आंत में पूरी तरह से आपका भोजन पच जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और छोटी आंत क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए आपका अमाशय में कौन सा अम्ल पाया था साथियों, यहाँ पे आपका HCl अम्ल पाया था। कौन सा, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे 20 के बाद 21वां प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। जवाब दीजिए
कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। बताइए प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए साथियों प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो देखिए आप सबको पता है कि प्रकाश की गति ना लगभग कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न आप लोग जवाब दीजिए कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सारांश क्या है। देखिए न्यूटन साहब ना गति का 3 नियम दिया था, बोला कि गति के तीसरे नियम का सारांश आपको पूछा है। क्या पहला ऑप्शन है गति और स्थिरता का नियम, या फिर साथियों हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या फिर साथियों गति का नियम, या फिर त्वरण का नियम। बताइए देखिए पहला नियम क्या था, गति और न्यूटन साहब ने टोटल ना 3 नियम दिया था, 1 2 3। पहला नियम को ना जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, और दूसरा नियम में आपका साथियों F = ma निकल के आता है। उसका तीसरा नियम जो साथियों वहाँ पर क्या हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये आपका न्यूटन साहब के तीसरे नियम का सारांश है, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 के बाद बढ़ते हैं 23वां प्रश्न की ओर। ये रहा 23वां सवाल, जवाब दीजिए कि डीएनए की खोज किसने की थी। देखिए डीएनए की खोज किसने की थी, क्या फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, या फिर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने, या फिर टॉमस हंटर ने। तो साथियों देखिए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पूछे, क्या साथियों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यानी द्विकुंडी संरचना पूछे, या फिर डीएनए का खोज पूछे, तब भी कौन आपका आंसर हो जाता है, जेम्स वाटसन और क्रिक, यानी वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा साथियों। यानी 23 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 23 के बाद बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर। ये रहा 24वां प्रश्न, आपको जवाब देना है कि किस गैस को गंदा हवा कहा जाता है। बताइए किस गैस को गंदा हवा कहेंगे, क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड को, या कार्बन मोनोऑक्साइड को, या सल्फर डाइऑक्साइड को, या फिर अमोनिया को। तो साथियों इस सवाल का जवाब ना आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस गैस को गंदा हवा के नाम से जाना जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस सवाल का जवाब। तो साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। आज हम लोग कुल 24 क्वेश्चन लेके आए थे आप लोगों के लिए। बस इसी तरह से ना आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहें, और आपको अगर पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करता तो फिर कभी कभी आप क्या करें, थोड़ा घूम भी लें, उसके बाद ना फिर कंटिन्यू पढ़ने बैठे साथियों। और देखिए जो चीज़ आप नोट करते हैं ना, वो जो नोट करते हैं उसको हर दिन एक बार जरूर रिवाइज़ करें, ताकि वो आपके लिए ना काफ़ी फ़ायदा होगा। साथियों इसी तरह से पढ़ते रहें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।